नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार ने हमेशा गरीब, बेघर, मुसीबत के मारे लोगों की मदद की थी। वो ये मदद हमेशा किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल से ही किया करते थे। उनके परिवार में ये रिवाज बहुत समय से चला आ रहा था और उनकी कई पुश्तें ऐसा करती आ रही थी। ये परंपरा आज भी उन लोगों ने जारी रखी थी, क्योंकि वो गांव के रहने वाले लोग थे। उन्होंने कभी भी किसी के लिए मन में कोई गलत भावना नहीं लाई। वो हमेशा किसी की भी बात सुनते और जानते कि अगर वो मुसीबत में है तो हमेशा उसकी मदद ही किया करते थे। उस परिवार में सिर्फ माता, पिता और एक बेटा था। बेटे का नाम था संजय। संजय वो भी अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चलने वाला लड़का था। संजय भी हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोच समझ कर जितना होता उतना लोगों की मदद किया करता था। और इनका खुद का गांव में काफ़ी सारा घर बार, ज़मीन, काफ़ी कुछ था, जिसके वजह से इनके घर में पैसे की कमी तो थी नहीं। ऊपर से ये खानदानी रईस लोग थे। ऐसे ही एक बार संजय शहर किसी काम के वजह से गया था और शहर से आज उसे लौटते लौटते काफ़ी वक्त हो गया था, क्योंकि बीच में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। जब वो जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आने लगी। गाड़ी चलाते वक्त भी उसे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने गाड़ी वहीं जंगल में रोक दी और जंगल में रोककर नीचे उतरकर उस लड़की की आवाज़ की तरफ वो बढ़ने लगा। वहाँ काफ़ी आगे तक बढ़ने के बाद भी उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की छम छम पायल की आवाज़ के साथ आगे बढ़ती जा रही हो, और वो उसी तरफ अब आगे जाने लगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा एक लड़की वहाँ आगे बढ़ती हुई जा रही थी। ये सिसकने और रोने की आवाज़ें उसकी ही थी। जब संजय के नज़रों के सामने वो लड़की थी, संजय दौड़कर उस लड़की के पास पहुँचा और उसे बिना हाथ लगाए उसके आगे पहुँचकर उसने दोनों बाहें फैलाकर पहले उसका रास्ता रोका और उससे उसका नाम जानने की कोशिश करने लगा। वो लड़की इतनी हैरान परेशान थी कि वो कुछ भी बताने के हालत में नहीं थी। संजय ने काफ़ी देर तक उसे शांत करके संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक भी जब वो उसे संभाल नहीं पाया, तब संजय ने उसे अपना परिचय दिया और कहा, तुम जो भी है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, तुम नहीं बताना चाहती, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ चल के पहले तुम अपनी थोड़ी हालत ठीक करो, और अगर तुम्हें लगे तो तुम बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और मैं घर पर अकेला नहीं रहता, वहाँ मेरे माँ हैं, मेरे बाबूजी हैं, उसके अलावा घर पर और भी 3-4 लोग रहते हैं। वो 3-4 लोग घर पर काम करने वाले लोग थे। और ये बोलकर उसने उस लड़की को आखिरकार कन्विंस कर लिया। वो लड़की भी उसके साथ वैसे ही रोती सिसकती चुपचाप आकर उसके गाड़ी में बैठ गई। संजय ने अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। संजय अब थोड़ी ही देर में घर पर पहुंच चुका था। आज काफ़ी देर होने के वजह से पहले से ही उसकी माँ
वहीं हॉल में बैठकर उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और संजय के आते ही माँ ने उस पर थोड़े प्यार के साथ डांटना शुरू कर दिया। अरे संजय बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बाबूजी भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ। ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है? तुम कहाँ रह गए थे? इतना बोलते बोलते उनकी नज़र दरवाजे पर गई। दरवाजे पर जब उन्होंने उस लड़की को खड़ा देखा, तब उन्होंने सवालिया नज़रों के साथ संजय की तरफ देखा। संजय ने उनको धीरे धीरे सारी बातें बता दी और कहा, माँ, ये बहुत रो रही थी, अभी तो शायद थोड़ी शांत हो गई है। आप पहले ना इसको खाना पीना खिलाइए, इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है और बहुत मुश्किल से मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये कुछ बताने को ही तैयार नहीं थी कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत मुसीबत में है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। इतना सुनते ही माँ तुरंत मुस्कुराने लगी। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम इसे यहाँ पर लेकर आ गए। तुम अब इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगी कि क्या बात है। और फिर इतना कहकर उन्होंने संजय को हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए कह दिया। संजय के घर पर इतनी देर तक ना आने की वजह से घर पर किसी ने भी खाना नहीं खाया था। अब सब लोग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ संजय की माँ अपने बगल में ही उस लड़की को लेकर बैठी थी। वो बार बार उस लड़की की तरफ ही देख रही थी और उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कई बार उस लड़की से बात करने की कोशिश की, उससे कई सारे सवाल किए, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी संजय की माँ ने अपना प्यार फिक्र जताते हुए उस लड़की के तरफ अपने हाथों से उठाकर एक निवाला बढ़ाया। ऐसा करना ही था कि वो लड़की अब और फूट फूट कर रोने लगी। वो तुरंत संजय की माँ के गले लग गई और वो काफ़ी देर तक वैसे ही रोती रही। संजय की माँ भी उसे संभालने की कोशिश करती रही। जैसे तैसे उन्होंने आखिरकार अब उस लड़की को शांत कर लिया। तब उस लड़की ने बताना शुरू किया। उस लड़की ने कहा, माँ जी, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मैं और मेरी माँ हम वहीं रहते थे। हम बहुत गरीब थे। हमारा बर्तन बनाने का काम था, मिट्टी के बर्तन, उससे ही हमारा गुजारा चलता था। बाबूजी तो हमें कब के छोड़ के जा चुके थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वहाँ के ज़मींदार की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने मेरी माँ के ऊपर इन चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि वो अपना सारा कर्जा माफ़ कर देगा अगर मेरी माँ मेरी शादी उससे करवा दे तो। लेकिन मेरी माँ जानती थी कि वो ज़मींदार कैसा इंसान है, ऊपर से उसकी दो दो पत्नियाँ पहले से हैं, इसलिए मेरी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरी माँ मुझे चुप चुपाकर उस गांव से लेकर निकलना ही चाहती थी कि तब तक जमींदार के आदमी आ गए और उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला। और फिर मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे वहाँ से भागने को कहा। उन्होंने आप लोगों के ही बारे में बताया कि आप लोग सबकी मदद करते हैं, तो मैं कैसे भी अगर आपके पास पहुँच जाऊँ तो आप लोग मुझे बचा लेंगे। इतना सुनते ही संजय गुस्से में आया और संजय की माँ की आंखें भर गईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा था। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं हमारे घर पर रहो और तुम्हें कभी किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
और अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो हम इस गांव में भी तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा सकते हैं। तुम चाहो तो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी फिर से शुरू कर सकती हो। वो सारा इंतज़ाम हम देख लेंगे। और इस पर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिला दिया। लड़की ने अपना नाम संध्या बताया था और अब सब लोग खाना खा चुके थे। सब अपने कमरे में अब आराम करने के लिए जा चुके थे और संध्या को संजय की माँ ने एक अलग कमरा दिखाया और ये भी कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर पे जो 2 लोग थे उन लोगों में से किसी को भी तुम आवाज़ दे देना, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उनके मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी और वो उस लड़की को लेकर काफ़ी अजीब सा भी महसूस कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए और संध्या अब जैसे उसी घर का हिस्सा बन चुकी थी। संध्या ने धीरे धीरे सबके दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी और ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक संजय के पिता रात में उठे और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो उठकर किचन तक जाने लगे। जब वो किचन तक जा रहे थे तब उन्होंने देखा संध्या के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस कमरे से थोड़ा धुआं आ रहा है। उनको ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। उन्होंने दरवाजे के उस ओट से अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने जब देखा तो देखा संध्या ज़मीन पर बैठी हुई है। उसके सामने काफ़ी विचित्र टाइप की आकृति बनी हुई है जिसके बीचों बीच संध्या बैठकर काफ़ी कुछ कर रही थी। वो नज़ारा देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि संध्या क्या कर रही थी। संध्या वहाँ बैठकर काले जादू का प्रयोग कर रही थी और ये देखते ही उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वो तुरंत संध्या की नज़रों में आ गए और संध्या ने मुस्कुराकर उनको वहाँ से जाने दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में डरते हुए जाकर अपनी पत्नी के बगल में सो गए और अगली सुबह जब उनको उठाया जाने लगा तब वो बिस्तर से ना तो उठ पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे। उन्हें अचानक से पूरी तरह से लकवा मार चुका था। उन पर बहुत ज़्यादा पैरालिसिस का अटैक आ गया था, इतना कि वो अपनी एक उंगली तक हिलाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश करके अपनी पत्नी और अपने बेटे को इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। संजय और उसकी माँ को उनकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। उन्होंने इलाज शुरू करवाया, लेकिन वो इलाज काम करता भी कैसे, वो कोई सामान्य बात तो थी नहीं। उनके ऊपर लगातार काले जादू का प्रयोग किया जा रहा था। इसी वजह से उन पर सारी दवाइयाँ लगभग बेअसर थीं और बार बार उनके कुछ बोलने बताने की कोशिश करना ये कहीं ना कहीं अब उनकी पत्नी के मन में एक अलग तरह की आशंका पैदा कर रहा था और उन्होंने इस बात के लिए अपने यहाँ पर काम कर रहे सालों पुरानी एक औरत जो कि उनके यहाँ पहले किसी मदद के लिए ही आई थी, लेकिन अब वो उनके परिवार का सदस्य ही बन चुकी थी, वो भी काफ़ी सालों से इस जगह पर रहकर इन लोगों की सेवा किया करती थी। वो उम्र में इनसे काफ़ी बड़ी भी थी। उन्हीं से बात करने के लिए संजय की माँ गई और उन्होंने अपने मन की सारी आशंकाएं उनको बता दी। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, बिटिया
अगर तुम्हें सच में ऐसी कोई बात लग रही है तो तुम चिंता ना करो, इसका भी हल है हमारे पास। हमारे जानने में एक बाबा जी हैं, मैं उनसे बात करके कह सकती हूँ कि वो वहाँ पर आएं और आकर देख लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो उन्हें वहीं बैठे बैठे भी ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो बता भी देंगे और उपाय भी कर देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस बता देना कि मुझे कब जाना है, मैं जाकर उनसे मिल आऊँगी। और ये बात कहकर वो अपने पति के कमरे में चली गई। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा संध्या उनके पास उनके बगल में ही बैठी हुई हैं, और ये देखकर उनको काफ़ी अच्छा भी लगा कि वो उनके पास बैठकर कुछ समय बिता रही है। ये सारी चीज़ें अब उनको काफ़ी परेशान कर रही थीं। धीरे धीरे ये बात जब संजय को पता चली तो संजय अपनी माँ पर ही गुस्सा होने लगा। उसने कहा, माँ आपका दिमाग खराब हो गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, और हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? और संध्या हमारे साथ इतने लंबे समय से रह रही है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर उसे ऐसा कुछ करना ही होता तो वो जब आई थी तभी कर देती। संजय आज पहली बार अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा था। संजय भी अब संध्या के वश में पूरी तरह से आ चुका था। तभी आज रात संजय की माँ ने एक ऐसी चीज़ देखी जो कि उनको हिलाने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने देखा संजय संध्या के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है और संध्या बार बार उसके शरीर पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेर रही है। ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी अजीब लगीं। अब उनके मन का शक, वहम और ज़्यादा बढ़ने लगा था। उन्होंने तुरंत ये बात अगली सुबह ही उन बूढ़ी अम्मा को बताई और उनसे कहा, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी और मैं उन बाबा जी से इन चीज़ों का हल मांगूंगी। और मुझे नहीं लगता ये मेरा वहम है, मेरा पति तो ऐसी हालत में है ही, मेरा बेटा भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। लग रहा है जैसे वो सबको अपने वश में करती जा रही है, पता नहीं वो करना क्या चाहती है। तभी अचानक तुरंत संजय की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी और संजय ने तुरंत अपनी माँ को अपने पिता के कमरे में बुलाया। जब वो भागकर वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा उनकी पति की हालत अचानक से बहुत बिगड़ने लगी थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि तुरंत डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। और डॉक्टर को बुलवाने के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, देखा, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा शायद इनकी ऐसी हालत में भी ये किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और जो ये बार बार ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी की वजह से इन्हें ऐसा अटैक आया था। आप इनसे कुछ भी पूछने या बात करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, इन्हें पूरी तरह से अभी आराम करने की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही तुरंत संजय की माँ ने कहा, जी जी डॉक्टर, आप जैसा कहें, और अपने पति को आराम करने के लिए उनके कमरे में छोड़कर वो उन बूढ़ी अम्मा के साथ किसी को बिना कुछ बोले चुपचाप घर से निकल गई। वो दोनों आगे बढ़ती हुई उन बाबा के ध्यान स्थल तक पहुंचने वाली थीं। वो जब वहां तक पहुंची तो उन्होंने देखा बाबा आंखें बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उन दोनों के वहां पहुंचते ही बाबा ने एक तेज आवाज में कहा, आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतज़ार था, आने में बहुत वक्त लगा दिया तुम दोनों ने। जिस मुसीबत से जूझ रहे हो उस मुसीबत से निकलना इतना आसान नहीं है। और ये कहकर बाबा ने अपनी आंखें खोली। तुरंत वो दोनों औरतें हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठ गईं
और उन्होंने बाबा को जैसे ही कुछ बताने की कोशिश शुरू की, तुरंत बाबा ने ही सारी बातें उनको बतानी शुरू कर दी। और बाबा ने कहा, ये लड़की ऐसे ही नहीं आई है तुम्हारे घर पर, ये किसी मंशा के साथ आई है। और ये लड़की जिससे जुड़ी हुई है वो भी पहले तेरे घर का विनाश ही चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई, वो अब इस दुनिया से जाने के बाद भी इस लड़की के माध्यम से अपना काम करवाना चाहती है। और ये बात सुनते ही तुरंत संजय की माँ को किसी का ख्याल आने लगा। उनके मन के ख्याल को पढ़ते हुए तुरंत बाबा जी ने कहा, हाँ, तू जिसके बारे में सोच रही है ये वही है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तेरी ननद के बारे में, जो कि काली विद्याओं से जुड़ी हुई थी। ये लड़की उसी की शिष्या है। उसकी मृत्यु उस तरह से होने के बाद अब वो अपना बचा हुआ काम उसके माध्यम से करवाना चाहती है। और तो और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है, इसलिए वो तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। ये बात सुनते ही अब संजय की माँ थर थर कांपने लगी। ये बात सालों पहले की थी। संजय के पिता के एक बहन थी। वो बहन अपने भाई की बहुत ज़्यादा लाडली बहन थी, लेकिन घर वालों को कभी पता ही नहीं चला वो पढ़ते पढ़ते कब तंत्र विद्या की किताबें पढ़ने लगी और कब उन चीज़ों की तरफ झुक गई। किताबें पढ़ना तक तो ठीक था, लेकिन किताबें पढ़ने के साथ साथ अब वो उन चीज़ों का प्रयोग भी करने लगी थी। वो छोटे मोटे प्रयोगों में सफल भी होने लगी थी। ये बात जब संजय की माँ को पता चली, उन्होंने अपने पति को ये बात बताई और बताकर कहा, आप किसी भी तरह से उनको समझाइए, दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और ये बात सुनते ही संजय के पिता ने अपनी बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहन किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थी। और जब संजय के पिता ने ये बात कही कि या तो तुम इस घर में रह सकती हो या फिर ये चीज़ें कर सकती हो, तब बहन ने तुरंत कहा, इस घर पर मेरा भी हक है, इसलिए मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। और इतना कहकर उन्होंने हवेली का एक हिस्सा अपने लिए जैसे पूरी तरह से बंद करवा लिया। वो उसी हिस्से में पड़ी रहती, हमेशा ऐसी ही क्रियाएं करती रहती। और इन क्रियाओं में धीरे धीरे उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो सिर्फ नज़रों से देखकर ही किसी के भी साथ कुछ भी करने में पूरी तरह से सक्षम थी। उन्होंने बलियां देना भी शुरू कर दिया था। इन चीज़ों को लेकर अब संजय के माता पिता काफ़ी परेशान थे। और ये बात तब की थी जब संजय काफ़ी छोटा था, लगभग 2 साल का। अचानक एक दिन जब वो ये बलि की क्रिया कर रही थी, तब ना जाने कैसे हवन कुंड के अग्नि से उनके कपड़ों में आग लग गई और उसी आग में जलकर वो उसी हवेली में मर चुकी थी। इस बात को एक हादसा समझकर धीरे धीरे सारे लोग ये सारी बातें भूल चुके थे। और आज अचानक ये सब चीज़ें सामने आना उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। तुरंत संजय की माँ ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से ये बात बोली, बाबा, चाहे जो भी हो, आप भी जानते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी मदद कीजिए, मेरे पति को बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए। बाबा ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ अभी तेरे घर पर चलूँगा और इस चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। और वो तुरंत उन दोनों महिलाओं के साथ हवेली पर पहुंच चुके थे।
हवेली पर पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना शुरू किया और ये छिड़काव करते करते ही हवेली के उस हिस्से से धुआं और चीखने की आवाज़ें आने लगी जिस हिस्से में कभी संजय की बुआ अपनी साधनाएं किया करती थी। वो तुरंत उसी हिस्से के तरफ बढ़ गए। वो हिस्सा अब काफ़ी बदल चुका था। उसको पूरी तरह से रेनोवेट कराकर अब उस तरफ जो कमरा बनाया गया था उसी कमरे में संध्या को रखा गया था। अब जब बाबा उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा संध्या वहां पर अजीब तरीके से छटपटाते हुए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बाबा तुरंत उस कमरे के अंदर पहुंच चुके थे और उस कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लगा दिया और बाबा मंत्र का तेज तेज उच्चारण जैसे जैसे करते वैसे वैसे संध्या की चीखने की आवाज़ उस हवेली में गूंजती रहती और जैसे जैसे वो अपनी क्रिया कर रहे थे संध्या छटपटा रही थी। बाबा ने काफ़ी देर तक काफ़ी सारी चीज़ें की लेकिन बाबा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी शक्तियाँ कम क्यों नहीं हो रही हैं। तभी बाबा ने आंख बंद करके ये रहस्य जानने की कोशिश की और तुरंत उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, बता तूने वो काली विद्या से जुड़ी हुई वस्तुएं इस हवेली में कहाँ छुपाई हैं? बता मुझे। और संध्या बार बार ना ना की आवाज से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब संध्या दांत किटकिटाते हुए हंसते हुए कह रही थी, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, मैं नहीं बताने वाली तुझे कुछ। और बाबा ने तुरंत हवेली के अलग अलग हिस्से में लोगों को उस चीज के बारे में बताकर ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्हें वो चीज अपनी शक्तियों से मिल चुकी थी। बाबा ने जब उस चीज को देखा तब वो जिस तरीके से वहां पर रखी गई थी वो चीजें काफी शक्तिशाली काली तंत्र विद्या जानने वाले लोग ही कर सकते थे। बाबा ने कहा, इस चीज को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। ये नष्ट करने के लिए मुझे अब उससे एक और पदार्थ के बारे में पता करना पड़ेगा जो कि उसने शायद इसी हवेली में कहीं छुपा कर रखा है। और ये कहकर बाबा जब उसके पास पहुँचे तब वो वैसे ही दांत किटकिटाते हुए हंस रही थी। बाबा ने उससे तुरंत कहा, मुझे बता तूने वो चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन संध्या वैसे ही हंसती जा रही थी और ये कह रही थी, तुझे वो चीज़ मेरे मरने के बाद भी प्राप्त नहीं होगी। बाबा ने काफ़ी देर तक कोशिश की। आखिरकार बाबा ने वापस से आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही बाबा ने ध्यान लगाया, बाबा को समझते देर नहीं लगी कि उसने वो छोटी सी काली विद्याओं वाली जल की शीशी कहाँ रखी है। बाबा ने तुरंत बिना सोचे समझे उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालना शुरू कर दिया और ये देखकर सब लोग वहाँ पर काफ़ी डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन बाबा ने तुरंत अपना हाथ जब बाहर खींचा, उनके हाथ में एक शीशी थी जिसके अंदर काले रंग का थोड़ा सा तरल पदार्थ भरा हुआ था। बाबा अब उस पदार्थ को लेकर उस कमरे में पहुंच चुके थे और उन्होंने तुरंत अपनी क्रिया शुरू कर दी। वो क्रिया शुरू करते ही यहाँ संध्या जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वहाँ पर वो काले पानी को उस सामग्री पर डालते ही उसमें से तुरंत आग निकलने लगी। वो सारी सामग्री आग के लपटों में जल रही थी। जैसे जैसे वो सामग्री जल रही थी, लग रहा था जैसे संध्या के अंदर भी किसी ने वही आग लगा दी हो। और थोड़ी ही देर में उस सारी सामग्री के साथ साथ संध्या भी
धुआं बनकर कहीं गायब हो चुकी थी। अब ये क्रिया खत्म होते ही तुरंत संजय के पापा नॉर्मल हालत में आ चुके थे। उनके नॉर्मल हालत में आते ही संजय को भी ऐसा लगा जैसे वो किसी सम्मोहन, किसी बंधन से बाहर आया हो। अब उनके परिवार से सारी मुसीबत टल चुकी थी। फिर से उनके परिवार में वही खुशहाली, वही शांति आ गई। 2 साल बाद संजय की शादी एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील लड़की से करवा दी गई और आगे उनके परिवार में ऐसी कभी कोई मुसीबत नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।